क्षितिज की किताब देख लो यार, क्षितिज किताब वही बोर्ड पे देख लो। क्षितिज किताब के दो भाग, एक तो हमारा गदखंड, एक काव्यखंड। काव्यखंड के अंतर्गत ये कुछ लेसन मौजूद है, देव लेसन को छोड़ देना, वो उत्तराखंड के सिलेबस से बाहर है। देव लेसन जो उत्तराखंड के सिलेबस से बाहर है, एनसीईआरटी किताब लिखी हुई। ये क्षितिज, क्षितिज को दो भागों में बांट रखा है। गदखंड, गदखंड का मतलब वो पूरा पैराग्राफ देख रखा, पूरा पैराग्राफ, पैराग्राफ जिसमें पैराग्राफ आते हैं, क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, इस टाइप का उसे गदखंड बोलते हैं। पैराग्राफ दिया गया उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ समझ में, छांटे भी नहीं आते, सीधे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, पूरी कहानी मिलेगी तुम्हें इसमें। इसमें क्या है, इसमें तुम्हें दोहे मिलेंगे, ऐसा समझ, कबीर खड़ा बाजार में फलाना दिए बताए, ढिमका 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 ऐसे करके बताए, ऐसे मिलेंगे। ये काव्य खंड समझ गए। तो ये सूरदास है, सूरदास की मतलब कहानी लिखो, समझ में आया बात। ये दोहे लिखेंगे, दोहा माया मरी नमन मरे मर मर गए कबीर, क्या था, तृष्णा मरी नाश न मरी कह गए दास कबीर। ऐसा करके जो दोहे मिलेंगे, इसमें फिर उनकी हिंदी निकालनी पड़ेगी, ये सबसे लास्ट में। इसे नहीं पढ़ लेंगे हमारे, आज अपनी कहानी इधर स्टार्ट करेंगे गदखंड तो। हाँ यहाँ तो जहां बताया जाएगा ना, एक का क्वेश्चन पक्का आना, जहां बताया जाएगा एक का क्वेश्चन पक्का आना। और मैं कुछ ऐसी लाइन बताऊंगा तुम्हें, मैं तो परमानेंट याद रखनी, मैं सुनूंगा भी लाइन, मतलब मैंने कौन सी लाइन बताई तुम्हें। और इसमें सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा ना, लेसन की स्टोरी बताएगा, उसमें तो कुछ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लेसन की स्टोरी बताएगा, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक लेसन 2, तीसरा काट दो लखनवी अंदाज, ये हमारे काम का नहीं है। ऐसे समझ आने का नहीं पेपर में। मानवीय कोरोना के दिन में चमक 3 लेसन हो गए, 4, 5, 6, 9वीं खाने में आदत काट दो, ऐसे समझ। तो कुल मिलाकर ये 8 लेसन दिखाई दे रहे थे, 8 में 2 कटवा दिए गए, तो लेसन कितने बच गए, 6। ये 6 लेसन आज हमें पढ़ लेने, 1-1.5 घंटे के दौरान आने वाले टाइम पर हमें पढ़ लेने हैं। और तुम घर जाकर फिर तो जबरदस्त तरीके से चाहे तो वीडियो देख लो, चाहे कुछ कर लो, आज समझ बस पक्के हो जाने चाहिए। ये 6 के 6 लेसन में भी पढ़ा दूंगा, कल की वाली किताब खत्म करवा दूंगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बताऊंगा पेपर करने का स्टाइल, फिर पकड़ाऊंगा तुम्हारे हाथ में फर्रा, देखिए पेपर पहला क्वेश्चन इस तरह करना, दूसरा क्वेश्चन इस तरह करना, 4-5 पेपर करवा के भेजूंगा पहले, समझ में। चले, अब तुम्हारे पास गाइड हो, मॉडल हो, तो खोल लो जाकर मॉडल में लेसन नेताजी का चश्मा। गाइड हो गाइड सही, मॉडल हो मॉडल सही, नेताजी का चश्मा खोल लो। पहली बात तो यार कि जो पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं, देख लो नेताजी का चश्मा, जो कहानी है ना, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा। अब जो नेताजी का चश्मा कहानी है, ये लिखी स्वयं प्रकाश ने, स्वयं प्रकाश, ये लेखक का नाम है इसका। अब मैं तुम पहले बता चुका, अगर नंबर पैदा करने ना तो याद रखना किसी भी लेखक का नाम मत भूलना, उसकी कहानी के लेखक का तुम्हारा नाम याद है ना, 2 नंबर फालतू मिलेगा। अगर कहानी के लेखक का नाम याद है ना, तो 2 नंबर फालतू मिलेगा। एक ये नेताजी का चश्मा कहानी क्या सीख देती है, इसमें लाइन बात को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। हो क्या इसमें, कौन कौन हो, कितने कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद है, इस कहानी के अंदर कितने कैरेक्टर मौजूद है, और क्या क्या इसके अंदर कहानी के अंदर छिपा हुआ, जो तुम आराम से लिख ले जाओगे। ये जो कहानी है ना, इसके अंदर तुम 3 कैरेक्टर दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट, एक हवलदार साहब, हवलदार साहब, हवलदार साहब। ये हवलदार साहब कौन, किसी बाहर से आए, एक शहर, एक छोटा सा कस्बा, ये छोटा सा कस्बा यहाँ करके ऐसा करके कस्बा जैसा दोनों टाइप का होगा, और वहां एक चौराहा तिराहा लगा हुआ, और वहां एक नेताजी की मूर्ति लगी हुई, ऐसा समझ, यहाँ एक नेताजी की मूर्ति लगी हुई, ठीक। और इस मूर्ति पर चश्मे लगाने हैं, क्या लगाने, चश्मे लगाने, समझ में आया बात है। कुछ भी हो, तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाने, हम नहीं लगाने। एक यहाँ तो एक हवलदार है, इसका जिक्र आगा, समझे, कहानी डिस्कस करूंगा। दूसरे नंबर पर एक पान वाले का जिक्र आगा, पान वाला, पान वाला, ऐसे समझ। और तीसरे नंबर जो इसका इस कहानी में जो एक्टर आज जो रोल प्ले कर रहा है, जो सबसे मेन कैरेक्टर इसका, उसका नाम है कैप्टन, कैप्टन। और कैप्टन की एक खास बात है, वो किसी जमाने में फौज में भर्ती था, आज समझ उसके दोनों पैर कट चुके। कैप्टन की एक खास बात है, कैप्टन इस टाइप का व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर ना आज भी देशभक्ति की भावना प्रबल है, देशभक्ति आज भी उसके अंदर जिंदा। कोई इंसान एक बार फौज में चला गया ना, उसके अंदर तो सब मर जाता, उसके अंदर तो देश जो उसके अंदर ना ट्रेनिंग के दौरान जो जज्बा भरा जा, वो कभी नहीं मरता। कुछ ऐसे ही कैप्टन के साथ भी हुआ। कैप्टन के अंदर ना वो भावना आज भी बसी हुई कि जो उसकी उन्होंने कभी ट्रेनिंग में सीखा था, दोनों पैर कट के कारगिल के युद्ध में, यूं समझ जाओ। और आज भी देशभक्ति की भावना आज भी प्रबल है उसके अंदर। वो क्या करो, देशभक्ति भी नहीं है कि हम किसी को मार के देशभक्ति दिखाएंगे, नहीं, देशभक्ति दिखाने के कई सारे तरीके हो सके। यह बात कैप्टन की कहानी सिखाती है हमें। इस कहानी तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं। अगर हम हमारे जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने देश को आजाद करवाने में योगदान दिया, जिन्होंने देश को आगे बढ़ा के लेके चले गए, वे नेता, उनके प्रति हम सम्मान आदर भाव रख कर भी हम देशभक्ति दिखा सकते हैं। ये पूरी कहानी में यही बता रही। वो कैसे, ये क्या करता है, अब ये जो कैप्टन था ना, कैप्टन काम करता तो पता किसका, कैप्टन का चश्मे का काम था, चश्मे, रंगीन रंगीन चश्मे बेचा करता था। समझ में आई बात।
ये रंगीन रंगीन चश्मे बेचा करता था, तो इसकी दुकान बात है, छोटी सी इसकी दुकान थी, तो क्या कर रहा था, नेताजी की मूर्ति किसी चौराहे पर तिराहे पर लगी हुई थी, चौराहे तिराहे पर लगी हुई थी वहां देखे जाते थे, तो इसे ना पान वाले की दुकान पर आता था रोज आता था, और सबको पता था कि जो एक चश्मा उठाता था, उसके पास तो बहुत सारे चश्मे थे, जब चश्मे का काम करता था चश्मा उठाता था और नेताजी की मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी मूर्ति पर चश्मा पहना देता था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहना देता था। ये इस बात का प्रतीक कि उसका ना नेताजी से लगाव नहीं था, उसका देशभक्ति से लगाव था, देशभक्ति की भावना उसके अंदर प्रबल थी, मजबूत थी, कूट कूट कर देशभक्ति भरी हुई थी उस कैप्टन के अंदर। हालांकि लंगड़ा था, ऐसा समझ, और वो बार बार फौज में जाने की बात करता था, मैं फौज में जाऊंगा, इतना जज्बा था उसके अंदर, बताओ। और जो पान वाला था ना, पान वाला खड़ा होगा, इसका पूरा मजाक बना था कैप्टन का, ये लंगड़ा जाएगा फौज में, ये इसकी बस की बात नहीं है, लंगड़ा फौज में नहीं जा सकता, समझ में आया बात। है तो इस तरह करके उसको मजाक बना जाता था पान। एक दिन वहां हवलदार साहब रुके, हवलदार साहब बाहर से आए थे। ये हवलदार कौन, ये आर्मी के टाइप से, आर्मी के कंटोनमेंट के अंदर जो छावनी हो ना, आर्मी के अंदर ही एक छोटी सी पोस्ट हो, या जीडी के ऊपर क्या ही पोस्ट हो, जब जीडी में चले जाना, जनरल ड्यूटी में चले जा आर्मी में, तो उसके ऊपर की जो पोस्ट हो, हवलदार साहब क्या हुआ, वो अपनी गाड़ी जीप लेकर आए वहां से और रुके पान वाले की दुकान पे, एक पान चबाया, ऐसा करके जैसे देखे वहां ये तो नेताजी की मूर्ति, वो कलकू फेराए, देखा यार यहाँ तो चश्मा चेंज होगा, तीसरा देखा यहाँ चश्मा, हर दिन चश्मा चेंज हो जा। पान वाले तो पूछा कौन है, कह रहे यहाँ एक कैप्टन है जी, ऐसे ऐसे बात, उसकी युद्ध में पैर कट गए थे, जैसे उसके पैर कट गए थे, उसके बाद क्या हुआ, ये ना इसके अंदर देशभक्ति भावना आई तक नहीं गई बिल्कुल भी, और ये हर रोज ना मूर्ति के, हर रोज शाम के टाइम आकर इस मूर्ति के डेली चश्मे बदला। उसने कहा तो अजीब बात है। धीरे धीरे हवलदार साहब वहां आते गए, आए आते गए, इस तरह देखते गए। एक दिन पता क्या हुआ, हवलदार साहब रोज देखते, रोज रंगीन चश्मा, रोज देखते, रोज रंगीन चश्मा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ वहां तो चश्मा बदला ही नहीं गया, चश्मा ही नहीं आता वहां से। एक दिन चश्मा जो आता ना, जो का तू वही था, और एक दिन तो वहां चश्मा ही नहीं आता। पान वाले से पूछा हवलदार साहब ने कि इस मूर्ति के चश्मा क्यों नहीं बदल रहा। उसने कहा मुझे उसका एड्रेस दो। हवलदार साहब ने कहा मुझे इसका एड्रेस दो, पता करना मुझे ये है कहाँ, कौन है, कहाँ जाने वाला। तो गए, जाकर बाद में जाकर पता चला हवलदार साहब की मृत्यु होगी। आया समझ में। अब समस्या हवलदार साहब की, कैप्टन की। अब जो दिक्कत एक आ चुकी, अब जो मूर्ति थी उस मूर्ति का चश्मा कौन बदलेगा। आया समझ में। ये भी बड़ा दुख था क्योंकि कैप्टन तो मर चुका था। जब कैप्टन मर चुका था तो इस कहानी में क्या सीख दे रही है, देशभक्ति दिखाने का ना जरूरी नहीं है तुम आर्मी में जाओ, फौज में जाओ, तुम आया समझ में, या तुम पुलिस में जाओ। देशभक्ति दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते। आजकल कौन जा रहा है देशभक्ति दिखाने के लिए आर्मी में, पैसे खातर आर्मी में जा रहे हैं, एक भी नहीं जा रहा। आया समझ में। सबको रोकड़ा चाहिए, समझ में आया बात। है कोई इंसान का जम्मू कश्मीर ड्यूटी एक आधा सीधा छेड़ा मिलेगा कोई, समझ में आया बात है। अब तो रोकड़े खातर जा रहे हैं। तो उसने इस कहानी तो यही शिक्षा मिल ली कि जो कैप्टन की कहानी ने, जो स्वयं प्रकाश ने लिखी, स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखित जो कैप्टन की कहानी, देखो मैं जो भाषा बोल रहा हूँ ना, यही लाइन कॉपी में लिखनी जाएगा वहां जब प्रश्न का उत्तर लिखोगे। या लास्ट जो लाइन लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, उसका पूरा क्वेश्चन का गेम चेंज कर देगी। या लाइन इसका कोई सा भी क्वेश्चन आया तो लास्ट में जाकर ना हर क्वेश्चन सीख दिया हम। तो वो जो सीख ली थी ना तुमने, तो उन्होंने पूछा नहीं, फिर भी सब बताओ ये निष्कर्ष निकला। तो ये बताओ ना, स्वयं प्रकाश की कहानी, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश की कहानी, उस स्वयं प्रकाश को क्लिक कर दिया, नेताजी के चश्मा को यूनाइटेड कोमाज में लिख दिया। से में यह शिक्षा मिलती है कि देशभक्ति दिखाने, देशभक्ति केवल फौज में रहकर युद्ध लड़कर ही नहीं दिखाई जा सकती। देशभक्ति दिखाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। स्वयं प्रकाश की कहानी, नेताजी का चश्मा इसी बात को प्रदर्शित करती है। इस लाइन को पूरा गेम चेंज कर देगी तुम, वो समझ चुके तुम। समझ यही बात यार, क्या जिस तरह कैप्टन नेताजी मूर्ति के लगातार चश्मे बदलता रहता था, ये भी एक प्रकार की देशभक्ति की भावना है। तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। जो तुमने सीखा वो लिखना। दोबारा फिर समझने में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। किसकी कहानी है? स्वयं प्रकाश की। कहानी का नाम क्या है? आया समझ में। किसके जो कौन सी किसकी मूर्ति थी वहां? सुभाष चंद्र बोस की। इसकी तो मूर्ति के चश्मे बदला था। तो मूर्ति के चश्मे बदलना किस बात का प्रतीक है? इसी बात का तो प्रतीक है कि उसके अंदर देशभक्ति भरी हुई, देशभक्ति भावना प्रबल, उसके अंदर मजबूत है। उसके अंदर किसकी कहानी है? स्वयं प्रकाश की। कहानी का क्या नाम है? तो यही तो लिखनी है। क्वेश्चन चाहे कोई से भेजा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे हुए, क्वेश्चन भी तुम्हें बता दूं। नेताजी चश्मा कहानी में क्या सीख देती है? क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछा हुआ, नेताजी का चश्मा कहानी में क्या सीख देती है? तो एक बार में तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़कर बताता हूँ और समझाता हूँ। एक लाइन दिखाओ, पेन दिखाओ, लोगों समझ में आया बात? है पूरा क्वेश्चन हल्का हल्का मत समझ में आया क्या क्या हो रहा है इसमें कहानी में? अब आ जाओ, पहले क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन देख, वो जो होता ना कैप्टन, वो ना फौज में नहीं आता, फिर भी उसे लोग कैप्टन के चिल्लावत है। अब सवाल पूछा है उसने कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते? चश्मे वाला था तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन साहब इधर आओ, कैप्टन साहब क्या बुलाते हैं चश्मे वाले को? जो चश्मे वाला था ना, इसे क्या बुलाते? कैप्टन। क्यों बुलाते सर? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, इसलिए बुलावे थे। आ जाओ चलो पढ़ते हैं। पूरे कस्बे में कैप्टन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से बहुत ज्यादा लगाव था। पूरे कस्बे में
जी कस्बा क्या हो, 4-5 जहाँ गाँव जहाँ एक साथ मिल जा, जहाँ 4-5 गाँव एक साथ मिल जाए उसको कस्बा बोलते हैं। तो नेताजी की जो मूर्ति थी ना, नेताजी की मूर्ति पूरे कस्बे में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, क्योंकि फौज में भी वही था किसी जमाने में, तो नेताजी की मूर्ति से लगाव था, वही नेताजी की मूर्ति के चश्मे बदला करता था। ठीक, कैप्टन में देशभक्ति भावना प्रबल थी, इसी कारण से लोग कैप्टन कहते थे। तो देशभक्ति भावना प्रबल थी, इसलिए लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन। याद रहेगी बात, या उधर लगे चश्मे वाले लोग कैप्टन, ये चश्मे वाला था नहीं था, लोग क्या कहते थे उसे, पूरे कस्बे में एक ही व्यक्ति था जिसमें नेताजी की मूर्ति से लगाव था, बाकी फालतू किसी को लगाव नहीं आया था। देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी उसके दिल में, सब लिखना है, समझ में आई बात, या कूट कूट के भरी थी उसके अंदर, इसलिए लोग ना वहां के लोग, आसपास के लोग नेता चश्मे वाला ना क्या कैप्टन बुलाते थे। पूरे हर दिन मूर्ति के चश्मे बदला करता था, जहां तक चाह वहां तक लिखो, समझ में आई बात। या अगला क्वेश्चन से पढ़ कर जाइए घर तक। क्वेश्चन नंबर 2, उससे पीछे जाओ, यहां से एक इसमें विचार स्वयं प्रकाशी कहानी नेताजी का चश्मा की विषय वस्तु क्या है, इसे छोड़ दे। अगला क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति में मूर्तिकार चश्मा क्यों न लगा सका, जो नेताजी की मूर्ति थी उसमें मूर्तिकार चश्मा क्यों न लगा सका। अगर उसे पढ़ते हैं कि मूर्तिकार किसमें चश्मा लगा सका। मूर्तिकार कुशल पेशेवर मूर्तिकार न होकर शहर के इकलौते हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर था। अच्छा, एक मूर्तिकार, कौन, मूर्तिकार, क्योंकि जिन्होंने मूर्ति बनाई होगी उसका नाम मूर्तिकार है। अब जब मूर्ति बनाई होगी तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा सकता हो, लगा नहीं सका हो, मूर्ति तो बना दी उसने, नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं लगा सका हो। अब ये पूछ रहा क्या कारण था कि जिन्होंने मूर्ति बनाई हुआ चौराहे पर लगा के खड़ी कर दी हुआ, उन्होंने उसका चश्मा क्यों नहीं बनाया, ये पूछ रहा है। तुम पढ़ के पता लगा, पढ़ो। मूर्ति कुशल पेशेवर मूर्ति न होकर शहर के इकलौते हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर था। अकुशल होने के साथ साथ उसे मूर्ति बनाने के लिए महीने भर का अपर्याप्त समय दिया गया था। अब देखो, जो ना हो वो मूर्तिकार रहता ही नहीं, वो हाई स्कूल का ना, हाई स्कूल के अंदर जो ड्राइंग मास्टर, जो ड्राइंग बनाने वाला मास्टर हो वो था वो, और अकुशल था, उसके अंदर कुशल नहीं आती, बुद्धि नहीं आती उसके अंदर इतनी। एक महीने का कुल समय दिया, उसमें क्या तो मूर्ति बना देता, क्या चश्मा बना देता हो, समझ में आया बात। या तो मैंने कहा जिन्हें मूर्ति बनाई होगी वो हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर था, वो हाई स्कूल जो 10वीं तक का स्कूल हो उसमें ड्राइंग मास्टर था, उसको मूर्ति बनवाई। जब उसको मूर्ति बनवाई 1-1.5 महीने का समय दिया गया, जो कम था, समय भी कम मिला, तो फिर मूर्ति चश्मा कहां बना देता, और दूसरा उसको नॉलेज भी नहीं आती चश्मे की, समझ गए, इसलिए लगा सका। आगे चलो, इस समय में उसने मूर्ति बना तो ली, लेकिन पत्थर में पारदर्शी कांच वाला चश्मा कैसे बनाया जाए। अब पत्थर का चश्मा कैसे बनाया जाए जिसके आर पार भी देख सकते तुम, समस्या थी। इस बात को देखा कैप्टन उसके आगे मूर्ति पे चश्मा लगा था, वो टेंशन ही खत्म, झंझट क्यों, क्या पत्थर का चश्मा बनाना। आगे चलो, यह तय नहीं कर पाया होगा, यह कोशिश की होगी, इस प्रकार वह असफल रहा होगा, कोशिश भी करी तो असफल रहा होगा वो। बनाते बनाते कुछ और बारीकी चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, ऐसा भी हो सकता है चश्मा टूट गया हो जब मूर्तिकार बना रहा हो। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, बनाया होगा अलग से फिट करा होगा और वो नीचे गिर गया होगा, ऐसे भी हो सकता है, या निकल गया होगा। इन सभी कारणों से मूर्तिकार मूर्ति पर चश्मा न लगा सका। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं। अच्छा, मूर्ति किसने बनाई थी, जो हाई स्कूल थे ना, ड्राइंग मास्टर था, उन्होंने बनाई थी मूर्ति, आया समझ में। और उसमें बुद्धि नहीं आती, अकुशल था वो, अकुशल चल 1-1.5 महीने का टाइम दिया उसे, चाहे तो मूर्ति बनवा लो चाहे चश्मा बनवा लो उसको, समझ में आया बात। है राहुल को मजा आ रहा है पूरा का पूरा, समझ में आया बात है, कोई दिक्कत। उसके बाद यही कारण, या ऐसा हो सकता उसने चश्मा बनाया भी होगा, और जब चश्मा बनाया होगा हो सकता है टूट कर नीचे गिर गया हो, या ऐसा हो सकता है उन्होंने बनाने का प्रयास करा हो और ऐसा पल रहा हो, ऐसा समझ में, ये पत्थर का बनाया हो, या कई बार प्रयास करा हो, कई बार ऐसा पल रहा हो, कुछ भी हो सके, ऐसा रहा होगा। इसलिए मूर्तिकार मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा सका। पता लगा मूर्ति पे चश्मा क्यों लगा सका। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे मस्त क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, इस सबसे मस्त क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी का चश्मा कहानी देती है हमें क्या संदेश दे रही नहीं यार, क्या मैसेज देना चाह रही तुम यार, ये क्या संदेश देना चाह रही नेताजी चश्मा कहानी, ये मैंने तुम पहले बता दिया। देशभक्ति की भावना, देशभक्ति केवल ना युद्ध में जाकर नहीं दिखाई जाती, फौज में जाकर नहीं दिखाई जाती, अनेक कारणों के साथ देशभक्ति दिखाई जा सकती है। बहुत तरीके देशभक्ति दिखाने, बहुत सारे तरीके देशभक्ति दिखाने के, समझ में आई बात है। देश की सेवा के लिए देश बॉर्डर पर रहकर नहीं होती, देश के अंदर भी रहकर देश की सेवा हो सकती है, समझ में आई बात है। तो ये बात बस ईमानदारी से काम करो। आज चलो समझते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने महापुरुषों, देखो वो नेताजी हमारे महापुरुष नहीं आते, हमें अपने महापुरुषों, देशभक्तों और शहीदों का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें पक्का सीख दे रही है। हम अपने महापुरुषों का आया समझ में, और जो हमारे देशभक्त रहे हुए, जिन्हें देशभक्ति भावना प्रबल थी, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। जितने हमारे महापुरुष रहे, चाहे वो गांधी हो, अम्बेडकर हो, कोई भी हो, कुछ शहीद भगत सिंह हो, स्वामी विवेकानंद हो, कोई भी हो, जो देशभक्त, जो देश से जुड़े हुए हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। यही बात को बता रही, यह भी देशभक्ति एक प्रकार की, समझ में आया बात है। आगे चलो,
हमें कभी भी उनके सम्मान का आडंबर नहीं करना चाहिए। आडंबर का मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए कभी उनके सम्मान में। समझ नहीं बात है? राष्ट्रीय गान बज रहा है ना, तो हाथ सीधे कर लो। समझ नहीं बात है? आगे चलो। यदि महापुरुषों की मूर्तियों को देखकर उनका यथोचित सम्मान नहीं कर सकते, उनका अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर, महापुरुषों की तुमने मूर्ति देखी किसी की और तुम सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर एक काम, तो उनकी मूर्तियां स्थापित करके अपनी श्रद्धा और देशभक्ति का आडंबर कदापि नहीं करना चाहिए। यूं नहीं है कि जब तुम मूर्ति का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर इसका विरोध भी ना करो। जब मूर्ति का सम्मान नहीं कर सकते किसका, तो उसकी बेइज्जती भी क्यों कर रहे? तो मौन रहो, चुप रहो, ऐसे समझ। आगे चलो। यह न तो उन महापुरुषों का सम्मान है और न ही उनकी देशभक्ति का प्रतीक, वरन यह तो उनके घोर अपमान है। ऐसे समझो, अगर तुम किसी मूर्ति का विरोध कर रहे, समझ यही बात, या किसी महापुरुष को भला बुरा कह रहे, तो उनका अपमान है नहीं है? अगर चलो, यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि देशभक्ति केवल युद्ध में लड़ना ही नहीं है। मैंने बताया नहीं तुम्हें बात, या देशभक्ति यही नहीं है कि युद्ध में लड़ोगे तुम जाकर। समझ में आया बात? या ठीक, वरन अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से करना, देश और समाज के संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करना ही भी देशभक्ति है। दोबारा फिर समझ लो देशभक्ति क्या है। मान लो तुम पुलिस में चले गए, तो पुलिस में रहना भी देशभक्ति। मान लो तुम किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे, वहां बहुत ईमानदारी से काम करो। दूसरा, अपने कार्य में निरंतर रहो हमेशा। दूसरा, घूस न लो, भ्रष्टाचार न फैलाओ बिल्कुल भी। समझ, अपने कार्यों की ईमानदारी पूर्वक करो, वो भी एक प्रकार की देशभक्ति है। समाज में अपना थोड़ा टाइम कंट्रीब्यूशन दो, योगदान दो, वो भी देशभक्ति एक प्रकार की। समझ में आया बात? या अरे भाई हम क्या कर रहे, तुम नौकरी लगने के बाद तुम क्या करोगे? तुम सेवा करोगे, वो सेवा तुम यही रहकर कर लो किसी, समझ, वो भी देशभक्ति। तो देशभक्ति केवल युद्ध में लड़ना नहीं होता, देशभक्ति दिखाने के अनेक तरीके हो सकते। ये नहीं जो कहानी स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा, ये हमें यही बात को बता रही। मेन काम तो तुम्हें सिखाना, लिखना तो सिर्फ एक बहाना, पेपर में। मेन काम तुम सिखाना। समझ में आया बात? सीख मिलेगी कि जरूरी नहीं है कि तुम फौज में ही जाएगा तो देशभक्ति, युद्ध में लड़ागा तो देश नहीं। अब देश के बाहर देश की बाउंड्री पे जरूरत नहीं है, देश की बाउंड्री बहुत मजबूत हो चुकी। अब देश के अंदर दिक्कत है, देश के अंदर रहकर सेवा करोगे। समझ में आई बात है? देश की बाउंड्री बहुत मजबूत हो चुकी, अब देश के अंदर रहकर सेवा करने की जरूरत है। समझ में आई बात? है अब वे नहीं चलते कि ठाया बंदूक तो भून दूंगा। अब युद्ध इस तरह नहीं होते, अब युद्ध बनने के तरीके बदल चुके। अब तो केमिकल मारो, बटन दबाए, सब साफ, गोली चलाने की जरूरत भी नहीं है। अब कहां लड़ाई बज रही? हो सकता युद्ध किसी भी हालत में नहीं होता। चाइना को मार देंगे, पाकिस्तान मतलब ही नहीं बैठता, कोई भी देश नहीं लड़ सकता। ये हो कम बुद्धि का नतीजा हो। अब युद्ध भी अलग तरीके हो चुके, बता दो तो मैंने तुमको बताया। अब तो बटन दबाया, वायरस पैदा, चलो बस हम पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे वायरस बना के छोड़ दिए। तो अब जाए युद्ध करने के तरीके बदल चुके। इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ाई हो, आर्थिक फ्रंट पर, नीचे से लेकर ऊपर तक जो चाइना का विरोध करने वाले नीचे से लेकर ऊपर तक चाइना का ढके हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये जो जैकेट जुकेट पहने फिर रहे, सारा मटेरियल चाइना का आ रहा। हमारी तो औकात भी नहीं है। हमारा तो बढ़िया बांग्लादेश ग्रोथ कर रहा है, सबसे नंबर 1 पूरे एशिया के अंदर बांग्लादेश ग्रोथ करने के मामले में। हम तो बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। हो सकता है हमारी स्थिति कुछ साल बाद ऐसी जैसे पाकिस्तान की 72 स्थिति हो रही, वहां एक पेट्रोल खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी। इतनी महंगा पेट्रोल है वहां, इतना बुरा हालत हो चुका। तो अब जा जरूरत कहां सी? अब बॉर्डर पर जरूरत नहीं है तुम्हारी, अब देश के अंदर जरूरत है। अब देश के अंदर तुम लड़ाई कर रहे, बॉर्डर पर जाकर तुम हाहाकार कर रहे, देश के अंदर जाकर तुम लड़ाई कर रहे। तो यह कहानी हमें क्या सीख दे रही है? युद्ध में लड़ना देशभक्ति नहीं है। आज समझ। और देशभक्ति किसे कहते हैं? अपने महापुरुषों का सम्मान करना, जो हमारे देशभक्त रहे, शहीद हुए, उन्हें हमेशा सम्मान देना। समझ में आया बात? या जो हम तुम्हारे लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, उनका परमानेंट सम्मान करना। समझ में आया बात? या ये देशभक्ति हो भैया। समझ में आया बात है? किसी का बुरा ना करना, गरीब आदमी को नहीं सताना। समझ में आया बात? या कभी झूठ ना बोलना, ये हो देशभक्ति। अब देशभक्ति यह तो यह कहानी में यही बता रही कि देशभक्ति करने के लिए एक तरीका हो सके। इस बात को कहानी को सिद्ध कर दिया किसने? नेताजी का जो चश्मा कहानी ना स्वयं प्रकाश की, उसमें जो नेताजी के चश्मे में जो लगातार बदलता था कैप्टन, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अभी एक प्रकार की देशभक्ति है। बात समझ में आई है? घुस गई दिमाग में बात? आगे बढ़ू? ठीक, आगे चलो। क्या कह रहा क्वेश्चन में? क्या कह रहा? अपने कार्य क्षेत्र में हमें इन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश की सेवा करके देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। अच्छा, महापुरुषों का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। यूं नहीं है कि तुम जाओ ट्रेन जला दी तुमने, बस जला दी तुमने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो यार। वो तुम्हारी संपत्ति, अगले दिन तुम्हें बस में बैठ कर जाना, ट्रेन में तुम्हें भी जाना पड़ सके, रास्ता नहीं रोको, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दो। ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करो। समझ में आए बात? या जाकर दुनिया की रोड फाड़ना स्टार्ट कर दिया, रोड के बराबर में इंटी लगी थी, फाड़ फाड़ अपने घर में लेकर आ रहे। रक्षा और संरक्षण करने वाले देशभक्त हमें उपहास नहीं करना चाहिए। जो देशभक्ति कर रहा है ना, सम्मान कर रहा देश, उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों कर क्या रहा है, उपहास भी नहीं होना चाहिए उनका। अगर चलो, क्योंकि वे ही है हमारी सभ्यता और संस्कृति और आस्मिकता का ध्वज वाहक के। यही तो जो देश का सम्मान कर रहे,
जो देश का सम्मान कर रहे हैं, वही तो जो हमारी संस्कृति, यही तो हमारा कल्चर है। आगे चलो, उन्हीं से हमारी पहचान है। हमें कैप्टन चश्मे वाले लोग, चश्मे जैसे वाले लोग से प्रेरणा लेनी चाहिए और न कि पान वाले की तरह उसका मजाक उड़ाना चाहिए। बात समझ में आई? पान वाला उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, समझ आई बात क्या? तो हमें ऐसे लोगों चश्मे वाला था ना, जो कैप्टन था, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी तरह जो पान वाला था उसका मजाक बना रहा था, उसको मजाक बनाना चाहिए। बात समझ में आई है? जिन क्वेश्चन को मैंने समझाए ये क्वेश्चन बार बार पढ़ने तुम, जिस क्वेश्चन को मैंने समझाया ना ये क्वेश्चन बार बार पढ़ने तुम, और अपनी तरफ लाइन एक ही ऐड करनी तुम। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की कहानी, दोबारा फिर समझा रहा हूँ, नेताजी चश्मा कहानी, स्वयं प्रकाश की कहानी, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश की कहानी, नेताजी चश्मा हमें यह शिक्षा देती है कि देशभक्ति केवल युद्ध में लड़कर ही नहीं होती। ऐसा समझ में? देशभक्ति देश के अंदर रहकर शांति और ईमानदारी से काम करके भी दिखाई जा सकती है। बात खत्म? और क्या थी? लेसन खत्म होगा। दूसरा लेसन, पूरा गेम पलट देगी लाइन। लेसन नंबर 2 हटा दो सर, ठीक। अब आ जाओ लेसन नंबर 2 पर, बाल गोविंद भगत। ये बड़ा मस्त लेसन, आ जाओ। लेसन नंबर 2 पर आ जाओ। अब लेसन नंबर 2 देखो क्या कह रहा, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत। और ये लिखा किसने लेसन भाई? रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके जो लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, लेखक उनका नाम है रामवृक्ष। समझ में आया? अब जो बाल गोविंद भगत, समझ लो कितने कैरेक्टर्स कहानी में, एक तो 3 कैरेक्टर्स कहानी में, एक तो बाल गोविंद भगत कैरेक्टर समझ लो, पात्र कहानी में जो लोग तुम दिखा देंगे, नाटक बनाने लगे ना तो ये दिखा देंगे तुम इसके ऊपर। बाल गोविंद इनकी जब मैं चर्चा करूंगा, इनकी चर्चा करूंगा। बाल गोविंद भगत, अब जो बाल गोविंद भगत है ना, ये इस टाइप के, साधु टाइप का, इनका जो हुलिया ना वो साधु टाइप का, ऐसा समझ में, साधु टाइप की तरह रहते हैं, धोती कुर्ता पहन कर रखते हैं और इस तरह गाना वाना बजाते, वीणा वाना बजाते रहते हैं, इस टाइप के व्यक्ति हैं। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे घबराओ। दूसरे नंबर पर एक इनका बेटा, एक ही पीस है, समझ बड़ी मुश्किल से इसकी शादी हुई, एक ही पीस है इसका, माता है नहीं, इसकी बहू है नहीं अभी, ऐसा समझो। सुन लो ध्यान लगा, जो बेटा ना, अरे मर गई होगी यार, किस तरह होगा बेटा ना, जो अब बेटे की क्या करवा दी शादी, एक ही पीस है, शादी करवाई, अभी नई ली दुल्हन आई, ऐसा समझो। अभी शादी करवाया, इसकी एक वाइफ, समझ में आई बात? या वाइफ मतलब पत्नी, इसकी एक पत्नी। अच्छा ये बताओ, जो बेटे की पत्नी हो, जो तुम्हारा बेटा होगा उसकी पत्नी होगी, तुम्हारी क्या लगी? उसे बोलते हैं पुत्रवधू। आदत ही खराब है ना बचपन से, याद रहेगी बात? या तो जो बेटे की बहू है ना उसे बोल रहा पुत्रवधू। तो 3 कैरेक्टर है इसमें, आया समझ में? अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सुनो ध्यान लगाकर। अब जो ना, अब बाल गोविंद भगत के बारे में थोड़े से सुनो। बाल गोविंद भगत कौन है, इनका क्या जुगाड़ है, क्या क्या सिस्टम है इनका। रामवृक्ष बेनीपुरी क्या कहते हैं, लेकिन इन्होंने लिखी पूरी कविता, पूरी कहानी लिखी है, जबरदस्त कहानी लिखी, गजब की कहानी। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं, जो बाल गोविंद भगत है ना यार, इनका तो अलग ही कैरेक्टर, अलग टाइप के इंसान है। मतलब देखो, रामवृक्ष बेनीपुरी है ना, ये जो बाल गोविंद भगत है, बाल गोविंद भगत के बारे में लिखते हैं कि इनकी तो दिनचर्या ही अजीब है। सुबह को उठे, आज समझो, दान दुन करी, सुन लो इस टाइप के स्नान है। उसके बाद दान दुन करने के बाद दूसरों के यहाँ खेत में सोच करने के लिए खेत में जाते, दूसरों के अपने खेत में सोच के ले जाएंगे। इतने ईमानदारी पूर्वक इंसान है। दूसरे की डोर पे पैर भी नखते, इतने खतरनाक इंसान है। यस, और कभी से किसी को आज तक इन्होंने भला बुरा भी नहीं कहा, किसी के साथ कोई लड़ाई भी नहीं है, बिल्कुल भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, बिल्कुल आते हैं। किसी का ज्यादा पूजा पाठ करते हैं नहीं, बस कबीर के फैन है, कबीर सिंह के नहीं, कबीर दास के, ठीक है नहीं। तो ये कबीर के फैन है। और ये पता क्या करते हैं, शाम के टाइम ना एक पूरा का पूरा झुंड लगा लेते हैं और कभी रात को बैठकर उसे वही तरह से बजाते रहते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग आसपास से इकट्ठा जाते हैं। इस टाइप का इनका कैरेक्टर है। इनका पता क्या मानना, कुछ नहीं है, सब मोह माया, इस टाइप के इंसान। अब समझ चुके तुम कि राम बाल मेरे साथ ना बोल रहा, समझ लो बाल गोविंद भगत समझ में, इनकी साधु की प्रवृत्ति के इंसान है, साधु के जैसा चरित्र है इनका, आया समझ में? इनकी दिनचर्या बड़ी गजब की,
समझ बात। सुबह को उठते हैं, शाम तक इनकी मस्त दिनचर्या, लोटा उठाकर मुंह धोते हैं, आज हम दांतुन करते हैं, ब्रूस नहीं करते ना, दांतुन करते हैं। उस टाइम तक मुझे लगा, उस टाइम तक दूसरों खेत में सोच के लेने जाते, इस टाइम पर मुझे लगा प्रधानमंत्री ने शौचालय बनवाए नहीं होंगे, इस टाइम तक बनवाए नहीं होंगे। पहले ही तो कल्चर था, खेत में जाते थे एक दूसरे के, समझ में आए बात ये। लेकिन दूसरे खेत बन जाते हैं, अपने खेत में जाते हैं, समझ में आया बात ये। चलो जाओ। अब एक इनका बेटा भी है, बेटा बड़ा निकम्मा इनका, ऐसा समझ, ठीक। और दूसरा शादी होगी और जो पाई वह ठीक ठाक पीस, समझ बात है। मतलब बदतमीज है तुम। किसी की पत्नी के बारे में कैसा कहना चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए किसी के बारे में यार, ये मैं कह सकूं, सुन लो। तो अब दिक्कत क्या है, इनका जो बेटा ना किसी कारणवश उसकी होगी मृत्यु। ये रोना शुरू कर देना, अभी रुक तो जाओ। अब जो ताजा ताजा ब्याह हुआ था, चुप जाओ, अब ताजा ताजा ब्याह हुआ था, जब ताजा ताजा ब्याह हुआ था तो उसकी जैसी मृत्यु होगी। अब यहाँ ना ये घर के बाहर एक आंगन हो, तो घर के आंगन में उसमें क्या करे, उसे लेटा दिया, हाँ चद्दर बिछा दी, उसके आसपास हाँ धूप बत्ती लगा दी, गिलासी रख दी, गिलास अब जो भी माला माला डाल दी, नाक में उसके रुई दूस दी। ऐसा ही होगा, आटे गोले भी रख दे, इस तरह ही हो, रख दिया यहाँ से। अब दिक्कत क्या है, जिसका बेटा मर जा, अब देखो उसके बाल गोविंद भगत के दिल पर क्या बीती होगी। उसका तो जवान जवान बेटा मरा भी, ताजा ताजा शादी, या जिसकी पत्नी ना, या तो इस कदर रो रही नुगारी, हाय मेरा सुहाग लुट गया, यो फलन। चुप चुप हो जाओ, बात समझ में आई। दूसरे नंबर पर क्या हुआ, अब बाल गोविंद भगत ना, बाल गोविंद भगत को जरा सा भी दुख नहीं हो रहा। पता क्या कह रहे, टेंशन क्यों ले रही, मैं नहीं क्या बदतमीज जगह नहीं ये कह रही, अपने पुत्रवधू कह रहे तू ना दूसरी शादी कर ले, हाँ दूसरा विवाह कर ले और किसी और के यहाँ चली जा, मुझे टेंशन नहीं है। इस टाइप के व्यक्ति हैं, समझ गए ना तुम। दूसरे नंबर पर कह रहे लोग इनका है ये गाना बजाने में मस्त, एक तरह बजाने में, बेटा सामने मरा पड़ा हुआ, एक तरह बजा रहे, धुन बजा रखा था, एक तरह बजा रहे। उसके बाद लोग इकट्ठा हो गए, क्या आदमी बता जाकत मरा पड़ा और भी कुछ पता नहीं दुनियादारी में, देख रहे कैसे बताया जा रहा है। तो जो उसकी पुत्रवधू थी ना, मैं बार बार समझा, तो उसके बाद क्या हुआ, तो तुम्हें पता लग चुका होगा ये किस टाइप का इंसान है, बाल गोविंद होगा। इसे कोई टेंशन, अन्नू कह रहा है तुम्हारा बेटा मर गया, अन्नू कह रहा ना बेटा का हमारा आत्मा परमात्मा तो मिलेगी। बेटा नहीं मरा, आत्मा वो परमात्मा तो मिलेगी, जो हो अच्छे के लिए हो। आज भगवान की खेती, जो अपनी फसल जब चाहे जब काटो, तुम हो कौन, तुम हो कौन। अरे एक प्रकार तो सही भी कह रहा हो, तू कल कर तेरा बेटा मर गया, अगर तेरा बेटा मर गया तू गाना बजाएगा बैठ, कुछ भी कुछ कमी है क्या, ध्यान नहीं होने का इसका, कुछ कमी होगी इसमें। हाँ तू देख जाकर चेक करेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। ये राम रक्स बेनीपुरी के द्वारा जो बाल गोविंद भगत की कहानी, अब इसमें हर कहानी सीखने नहीं देती, ठीक है। पेन दिखाओ मुझे, अभी तुम्हें कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कैसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है इसमें, भगत के, सुन लो, भगत के चरित्र साधु मनोवृत्ति कौन कौन सी विशेषताएं थी, वही जो मैंने तुम्हें बताया कि कैसे कैसे लगेगा। जो भगत जी है, इन्हें भगत जी बोलते थे, बाल गोविंद भगत। जो भगत जी है ना, इनका चरित्र साधु वाला कैसा था, तो इन्होंने 4-5 पॉइंट लिख रखे, इसमें देखो कैसे लिख रखा है। साधु का अर्थ होता है धार्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति। साधु का अर्थ क्या हो, धार्मिक जीवन, जो धर्म के प्रति जीवन बिताता, एक धर्म के अनुसार चलता। संत, ईश्वर भक्त और सज्जन व्यक्ति, उसे बोलते हैं साधु। समझ में आया बात। या भगत जी के चरित्र में साधुत्व के गुण उपस्थित थे। भगत जी का चरित्र बिल्कुल ऐसा ही था, सज्जन व्यक्ति था, बिल्कुल ईश्वर की भक्ति करता था, संत भी था, बिल्कुल शांत भी रहता था। उनके चरित्र की साधु मनोवृत्ति को प्रकट करने वाली विशेषता निम्नलिखित है। ऐसा कैसे मानेंगे वे साधु थे, 4-5 पॉइंट बता रखे। पहला, भगत जी कपड़े बहुत कम पहनते थे, धोती कुर्ता पहनना था बस, और कुछ भी नहीं। आज समझ में, ये जो साधु हो कपड़े कम नहीं पहनते।
दूसरे नंबर पर कमर पे एक लंगोटी थी और सिर पर एक कबीरपंथी टोपी लगा कर रखते थे, इस टाइप के व्यक्ति थे बताओ। और सर्दियों में काला कंबल धारण कर लेते थे। ये दोबारा बैठ समझ लो, सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लिया, सिर पे एक टोपी होगी इस टाइप से, ऐसा समझ, धोती कुर्ता था पहन लिया, शरीर पर कपड़े पहनने वाला साधु कहलावा। इन सब चीजों को देख कर लग रहा पक्की बात तो साधु था। दूसरा पॉइंट एक और देखो, वे कबीर को साहब अर्थात ईश्वर मानते थे। वे कबीर को ईश्वर मानते थे। कबीर सिंह नहीं है, कबीरदास, ऐसा समझ में। उनके आदर्शों पर चलते थे। उन्हें जो उन्होंने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। इनकी बात को माया मरी न मन मरा मर गए, मर गए शरीर, तृष्णा मरी ना सा मरे, कह गए दास कबीर। आत्मा से किससे मिल गई? परमात्मा से मिल गई। वे कबीर की ही भांति ग्रस्त होकर ही संसार में विरक्त रहते थे। जिस तरह कबीर थे ना, वे जिस तरह व्यस्त रहते थे इस तरह ही व्यस्त रहते थे, बिल्कुल उनकी भक्ति में लीन रहते थे, बिल्कुल। आगे चलो, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सभी से खरा व्यवहार करते थे। खरा का मतलब अच्छा व्यवहार था सबके साथ। कहते बहुत खरा आदमी, खरा आदमी का मतलब बिल्कुल मस्त आदमी, समझ में आया बात? यार वे बिना वजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। बढ़िया, अच्छी बात है। ये सब कैरेक्टर क्या बता रहे, ये पक्की बात है, साधु है। वे जीवन में नियमों के इतने पक्के थे, किसी की चीज तक छूते नहीं थे। जीवन में नियमों कितने पक्के थे, यूनिया था तरह चोरी करके चल दिए, ऐसे समझ। न उसने बिना पूछे व्यवहार में लाते थे और दूसरे खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। सोच लो ऐसा इंसान। जीवन के नियम और व्रतों के प्रति उनकी दृढ़ता का परिचय इस बात से मिलता है कि तबीयत खराब होने पर उन्होंने अपने स्नान और ध्यान और भजन के नियमों को नहीं तोड़ा। बताओ, तबीयत खराब होगी, बुखार चढ़ रहा है 105, ऐसे समझ, ना नहीं छोड़ रहा, भक्ति नहीं छोड़ रहा, भजन नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल भी। जीवन में इससे पता चल रहा कि जो भगत जीते ना, बाल गोविंद भगत जीते जो साधु थे में, वे ना अपने जीवन में नियमों के कितने पक्के थे। बुखार चढ़ रहा फिर भी नाना नहीं छोड़ रहा, तबीयत खराब होने के बावजूद भी नाना नहीं छोड़ रहा, अब भक्ति नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल भी लगा हुआ बस साइन आया था बजन। उनके खेत में जो भी पैदा होता था उसे कबीरपंथी मठ में भेंट कर देते। कबीरपंथी को मठ हुआ करता था, जिसका पूरा आश्रम हो, उसमें जाकर जो भी पैदा हुआ ना सारा का सारा वहीं जाकर 10 बोरी नाच निकला, 10 बोरी कबीर मठ में पहुंचा दी जाकर। ये तो पता चल रहा कि उसमें मोह माया नहीं है। बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आगे चलो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ सही कह रहा हो। आगे चलो, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? मैंने तो बता दिया कि किस चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। पहला प्रश्न मैंने पढ़ा दिया, पर तो ये समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अब इसका बहुत कारण है, समझ में बात है, ठीक है। भगत की जो भगत था उसकी जो पुत्रवधू थी उसे क्यों नहीं छोड़ना चाह रही? ठीक, पहली बात तो यह था वो धीरे धीरे वृद्धावस्था में, उसका ध्यान कौन रखेगा? वृद्धावस्था में उसका ध्यान कौन रखेगा? पहले नंबर पर देख लो, क्यों नहीं छोड़ना चाहती? भगत की पुत्रवधू उन्हें वृद्धावस्था के कारण उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। बूढ़ा हो चुका है यार वो। आए दूसरे नंबर पर उनकी वृद्धावस्था में भगत जी का भोजन कौन बनाएगा? दूसरे नंबर कह रहा है तू चली जा, टेंशन ले, मैं अपने आप देख लूंगा। बीमार पड़े उनकी देखभाल कौन करेगा? इन सभी कारणों से भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? एक बार मैं पढ़ा रहा था इस तरह ही से हिंदी को, तो बता, मैंने कहा, एक बच्चे तो पूछा, मैंने कहा भगत की पुत्रवधू उनके साथ उन्हें क्यों छोड़ना चाहती थी? एक बच्चा पता पीछे क्या बोला, जी पक्का चक्कर था। ऐसा सा पीस पड़ा हुआ है, तो कह रहा पक्का चक्कर था। चलो आगे चलो। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? अब इन्होंने बताया, तुम होता भगत की बेटे की मृत्यु होगी, उसने अपनी भावनाएं किस प्रकार की? आत्मा परमात्मा ने मिल गई, चला गया जो चला गया, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, फिर भी है आज मेला, फिर भी इंसान अकेला, ऐसे से बता रहा हूँ मैं। समझ में आई बात है? चलो एक बार देख लेते क्या कैसे कैसे देखेंगे बाल गोविंद भगत अपनी बेटी की मृत्यु के बाद क्या क्या कह रहा है। चलो देखोगे। चलो, एक दिन भगत का जवान बेटा गया मर गया। उन्होंने अपने बेटे को लेटा दिया आंगन में चटाई पर, सफेद कपड़े पहना से ढक दिया। आंगन में कुछ लोग फूल तोड़कर ना उनके पुत्र के ऊपर बिखेर दिए। समय वो कुछ फूल तोड़े उनके सब को बिखेर दिए जहां उसकी लाश पड़ी हुई थी। भगत ने सब के सिराने पर एक चिराग जलाकर रख दिया और उसके सामने जमीन पर एक आसन जमाकर गीत गाए जा रहे थे। बताओ कैसा इंसान, बेटे की मृत्यु में गीत गाया जा रहा। पुराने सवर में, उसी सवर में तल्लीनता के साथ घर में पुत्रवधू रो रही थी कि किले फाड़ फाड़ कर रो रही थी, मेरा सुहाग लुट गया, उजड़ गया, रोगी में बर्बाद होगी, मुझे कौन रखेगा। जिसे गांव की स्त्रियां चुप करने का प्रयास कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत इन सब बातों से विलग हो जा रहे थे। गाते गाते कभी वह पुत्रवधू के नजदीक भी जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। कह रहे तू क्यों रो रही, उत्सव मना, आत्म प्रवास में मजा ले।
कहते आत्मा परमात्मा से के पास चली गई, वीरनी में प्रेमी से जा मिली। कह रहे जो या ना जो आत्मा वो अपने प्रेमी से जा मिली तो टेंशन न ले, भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है। इस प्रकार भगत सांसारिक विरक्ता से निमोही साधु के समान भाव का परिचय दिया। ये सब बता रही वाकई में साधु था। वास्तव में भगत जी कुछ कह रहे थे, उनका विश्वास बोल रहा था, चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजय आया था। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता लग चुका कि जो मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या किस प्रकार उसने अपनी भावनाएं व्यक्त करी। समझ में आया बात है। बाल गोविंद भगत इस सारे पर्सन मैंने पहले बता दिया तुम्हें। अगला पर्सन, अगला पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाली। मैंने तुम्हें सब बता दिया, व्यक्तित्व प्रकाश से खुद पढ़ना। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण क्यों थी, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ो बैठ कर भी। इस लेसन में 2-3 क्वेश्चन मैंने ध्यान लगवाए, भी सब बैठ कर पढ़ो, इन क्वेश्चनों को पढ़ो बाल गोविंद भगत के। देखो ये मानवीय करुणा क्या हो और दिव्य चमक क्या हो। लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी खास बात क्या है पता, ये मानवीय करुणा, मानवीय का मतलब जिसके अंदर मानवीय मूल्य का विकास हो चुका हो, जो कभी झूठ ना बोलता हो, बहुत अलग टाइप का व्यक्ति हो। समझ आई बात है। हमेशा ईमानदार व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार उसके मन तो दूर दूर तक ना हो, ऐसे मानवीय करुणा बोलते हैं। दिव्य चमक, ऐसा जिस व्यक्ति के अंदर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा दिखा दे रही, चमकती हुई दिखा दे रही, ऐसे व्यक्ति का नाम है फादर। पूरा नाम है फादर कामिल बुल्के। ये बात जो चल रही है ना, ये जो वर्ड यूज करा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये फादर कामिल बुल्के। तो कभी कभी ना फादर बुल्के भी कह देते हैं, कामिल हटा देते हैं बीच में, तो पूरा नाम फादर कामिल बुल्के है। इनकी खास बात है, ये यहाँ के नहीं रहने वाले थे, ये बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन भारत तो बहुत लगा होता। आया समझ में। ये इनके माता पिता थे ना, कभी किसी जमाने में भारत के रहे हुए थे, भारत से बहुत लगा होता है। फादर कामिल बुल्के थे ना, ये बेल्जियम के रहने वाले थे, और बेल्जियम पड़ा दूसरे देश में, अदर कंट्री में, बेल्जियम। आया समझ में, बेल्जियम। उसके बाद इनका जो जन्म होता है रेम्स चैपल में होता है, रेम्स चैपल शहर बड़े बेल्जियम के अंदर, रेम्स चैपल। यानी हाँ तो भारत में तो उनका जन्म हुआ नहीं, रेम्स चैपल, रेम्स चैपल ये शहर का नाम है, ये देश का नाम है, और यहाँ का जन्म। लेकिन दिक्कत पता क्या थी, ये इस टाइप के व्यक्ति थे, यूनियन इनका परिवार नहीं आता, बहुत बड़ा परिवार था। 2 तो इनके भाई थे, एक पत्नी भी थी इनकी, इनका बहुत काफी बड़ा परिवार था, 2 भाई भी थे, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे इनके। समझ में आया बात है। लेकिन इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय, और यूं भी है ये पढ़े लिखे नहीं आते ना, इंजीनियर थे, अंतिम क्षणों में जाकर इन्होंने जाकर संन्यास लेने की ठान ली। ज्यादा पढ़ना लिखना बेकार ही, आया समझ में। अंतिम समय में जाकर इन्होंने सोचा कि मैं संन्यास लूंगा, और संन्यास लेने के बाद ना मैं जाऊंगा भारत। साफ कह दिया इन्होंने। जो वहां के पादरी हुआ करते थे, जिसे क्रिश्चियन बोल रहे, ईसाई धर्म वाले हो, जो समझ की बात है। तो जो फादर कामिल बुल्के थे ना, फादर कामिल बुल्के इस टाइप के, अंदाजा लगाया जा सकता। जैसे जैसे मैं इनकी कहानी बताऊंगा ना, तुम आगे के बारे में सब कुछ पता लगता चला जाएगा। सुनो ध्यान लगाकर, जो फादर कामिल बुल्के थे ना, ध्यान से, जो फादर कामिल बुल्के थे, ये इनकी खास बात है, इन्होंने अंतिम समय में संन्यास लिया, संन्यास लिया। आज समझ में। अब पता कहां जाने की सोची संन्यास लेने के बाद, भारत। दूसरा इनकी खास बात है, भारत ही आ भी गए, ऐसी बात नहीं है। भारत में आगे इन्होंने MA करा, BA करा, BA करने के बाद उसमें बाद अपनी माँ को हमेशा याद करते थे, अपनी माँ को लगातार चिट्ठियां लिखते रहते थे, अपनी माता को बहुत ज्यादा लगाव था। लेकिन बाद में जाकर बता, इतने अच्छे व्यक्ति थे, मतलब कह सकते हो ना, अगर कोई से इंसान मुझे संज्ञा देनी जाए तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो लेसन लिखा ना फादर कामिल बुल्के को, उन्होंने इनके साथ रहा करते थे लेखक। ये लेखक, इनकी मुलाकात इनसे हुई थी। तो जब इनसे मुलाकात हुई थी तो इनके बारे में मिला कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। समझ में बात। दूसरा, हिंदी तो बहुत ज्यादा लगा होता है ना, अंग्रेजी तो पढ़े लिखे थे, लेकिन हिंदी तो बहुत ज्यादा लगा होता। इन्होंने हिंदी को ना, यह मांग भी करी थी, हिंदी को ना राष्ट्रभाषा बना देनी चाहिए। इन्होंने डिमांड भी करी थी, जो हिंदी है ना, हिंदी तो लगा होता, और हिंदी को मातृभाषा नहीं राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, राष्ट्रभाषा बना देनी चाहिए, राष्ट्रभाषा। ये डिमांड करी थी, अंग्रेजों के समय की बातें हैं। समझ में बात है। इस टाइप के इंसान थे, सोच लो तुम कितने अच्छे इंसान नहीं। दूसरा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग करी ना। और तीसरी सबसे बड़ी खास बात थी इनकी, जो अब इतना अच्छा व्यक्ति, इसकी जो लेकिन मृत्यु हुई ना, इसकी मृत्यु हुई, एक रोग हो, जीत उसका नाम बना, लेकिन उसे ऐसा मानना उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया था।
इतना अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद भी मृत्यु देख लो कैसे हुई। समझ नहीं बात है, इतना अच्छा। तो इस बात का शौक बनाया जा, इस बात का शौक बनाया जा कि इतना अच्छा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस बात को कहते हैं कि इतने अच्छे व्यक्ति की मृत्यु जहर फैलने तो नहीं होनी चाहिए थी। जहर फैल गया था इनके शरीर में, जहर एक प्रकार से। हाँ, इनकी खतरनाक मृत्यु हुई थी इनकी मृत्यु। जब भी ये इनका कहना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कि जब भी मैं फादर कामिल बुल्के को याद करता हूँ ना तो मेरी आंखें नम हो जाती है, इतने अच्छे व्यक्ति थे। समझ में बात है। मान लो कोई तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा व्यक्ति, मान लो मैं ही हूँ, समझ बात है, और 2-4 दिन बाद रेडक गया, समझ एक सुन तो लो, ध्यान लगाएगा, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन है, तो एक प्रकार तो थोड़ा सा तो दुख तुम्हें होगा। सोचोगे यार कितना मजा ले रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, अब भाई चल बस, सो वेरी सैड। फिर 2-4 दिन बाद मस्त हो जाएंगे, ऐसे ही हो नहीं, इस टाइप के थे, इस टाइप के थे फादर काबिल बुल्के हैं। समझ आई बात है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, कह रहे फादर काबिल बुल्के ना इतना अच्छा व्यवहार था, इतना सुगंधित व्यवहार था, जैसे पहाड़ के ऊपर ना 6000 फुट की ऊंचाई पर एक देवदार का पेड़ पाया जा, देवदार का पेड़ पाया जा, उसमें ना उसकी लकड़ी हमेशा सुगंधित रहती है, उसमें तो सुगंध आती रहती है, ऐसी खुशबू थी इनकी, यूं समझ जाओ इस टाइप। इतना अच्छा व्यवहार था, बातचीत करोगे ना उनसे खुद ही आनंद आवा बात करके, इस टाइप के व्यक्ति थे। अब भारत से है थे बाहर के रहने वाले, अलग देश के अंग्रेज जो जगह के रहने वाले थे, लेकिन भारत तो देख लो कितना लगा होता। समझ में आई बात। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं, वो कह रहे मानव नहीं थे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। मानवीय करुणा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार नहीं होना बिल्कुल भी, कभी झूठ ना बोलना, इसे बोलते हैं करुणा होना, दया करना, दूसरे प्रति दया दिखाना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे फादर काबिल बुल्के। इस बात को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं, ठीक। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बताया इसके बारे में कि कौन थे, कहाँ रहे हैं, कैसे उन्होंने हिंदी की पढ़ाई करी, कैसे हिंदी तक लगाओ, क्यों हुआ ना। समझ में आया बात। इसी बात को पर्सनों के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश करी जाएगी। अब पर्सन बताता हूँ कौन कौन से पढ़ने। आ जाओ पर्सन पढ़ के बताता हूँ, आ जाओ। पठित पाठ के आधार पर विषय वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन, फादर किस देश के थे, उनके परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा, तुम चाहे तो जिसके गाइड नहीं है तो वीडियो का सहारा ले सको आराम से, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, गाइड में तो वही पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ। समझ नहीं बात। फादर की जन्मभूमि बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर था, मैंने बताया। देखो जो फादर कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में। वे भारत को ही अपना देश मानते थे, सबसे बड़ी खास बात, भारत को अपना देश मान रहे। समझ में आई बात। जो फादर काबिल बुल्के थे ना, वे भारत को अपना देश मानते थे। वैसे रहने वाले कहाँ के थे, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर। फादर अक्सर अपनी माँ की स्मृति, अपनी माँ की यादों में डूबे रहते थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती रहती थी। उनकी माँ पूछती रहती थी, हाँ माँ वहां से अभी भारत में, उनकी माँ की चिट्ठी उनके पास आती रहती थी, बेटा कब आओगे, कैसे हो, कैसे नहीं। अपनी माँ को बहुत याद करते थे। इंसान ना दुख में 2 ही व्यक्ति को हमेशा याद करेगा, एक अपनी माँ को और दूसरा जो उसको बहुत करीब रहा होगा। समझ बात है, 2 व्यक्ति को, लेकिन अपनी माँ को तो पक्का याद करेगा दुख में हमेशा। जब भी दुख होगा ना तो पक्का अपनी माँ को पुकारोगे। आगे चलो। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनका एक मित्र भी था डॉक्टर रघुवंश, उन चिट्ठियों दिखाते थे, माँ की चिट्ठियों दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत लगाव नहीं था। उनके पिता और भाइयों तो ज्यादा लगाव नहीं था। आए समझ गए फादर बुल्के कैसे थे। पिता तो और भाइयों ज्यादा लगाव नहीं है, 2 भाई भी थे निकाला। उनके पिता ना बिजनेसमैन थे, व्यवसाय करते थे। उनके पिता बिजनेसमैन थे। उनके पिता वे एक भाई बेल्जियम में पादरी हो गया, एक भाई बेल्जियम में पादरी बन चुका था, जिसे जानते हो पोप जिसे बोलते हैं, पोप पादरी, जो ईसाई धर्म का पूरा राजपाट करता, बाइबिल पढ़ता। जो एक भाई काम करता था, उनका परिवार था। वह बहन सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी। बहुत देर से उनकी शादी की गई। समझ में आया बात है। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता अवश्य हुई। भारत में बस जाने के बाद 3 बार फादर अपने परिवार से मिलने भारत बेल्जियम गए। बताओ भारत में बता कितने साल लोग रहा, 47 साल भारत में रहा। रियलिटी स्टोरी है, यह स्टोरी रियल है, ये कोई कहानी नहीं है। 47 साल भारत में रहा है, 73 साल की उम्र में मर चुका है। 73 साल की उम्र 47 साल भारत में रहा और 3 ही बार अपने परिवार से मिलने गया। सोचो भारत कितना लगा होगा, इस बात में अंदाजा लगाया सको। ये सब लिखने तुम। फादर 47 वर्षों तक भारत ही रहे। वे अपने परिवार से बेल्जियम मिलने केवल 3 ही बार गए। अपनी जो तुमने जहां सीखा ना सारा पन्ने पर उतार देना, कुछ नहीं छोड़ना। आगे चलो। फादर ने भारत में रहकर किस प्रकार अध्ययन किया। अब देखो फादर भारत में रहकर किस प्रकार अध्ययन करा, क्या क्या करा उसने। भारत अक्सर फादर में पहले जी7 संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्मचार की प्रसार की 2 साल ही रहे। जी7 भारत में रहे हैं, भारत में रहकर इन्होंने 2 साल पादरियों की पढ़ाई की, उनके पास रहे, धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने।
9 से 10 वर्ष तक मैं दार्जिलिंग में रहे। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रहे, कोलकाता के पास आगे जाकर ना, ऊपर जाओगे कोलकाता तो ऊपर जाओगे तो दार्जिलिंग पड़ेगा। वहां की चाय बहुत फेमस है दार्जिलिंग की। 9 से 10 साल तक दार्जिलिंग में रहे। कलकत्ता में उन्होंने रहकर, कलकत्ता में रहकर उन्होंने बीए करा। इलाहाबाद में रहकर उन्होंने एमए करा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। आया समझ में? उस समय यह बात पता कब की? 1950 के आसपास की बात है। देखो, देश आजाद होने के आसपास की बात है। उन्होंने नाटक भी लिखे कुछ, राम कथा, उत्पत्ति एवं विकास, परिमल, बहुत सारे नाटक लिखे उन्होंने। फेमस भी होने के बहुत नाटक, ये सब चीजें लिखा हुआ। क्या क्या करा? बाइबिल का इंग्लिश में अनुवाद भी करा उन्होंने। अंग्रेजी तो हिंदी में अनुवाद करा बाइबिल का अंग्रेजी तो हिंदी में अनुवाद भी करा इन्होंने। फादर कामिल बुल्को ने। पहले बाइबिल थे ना, वो इंग्लिश होती, हिंदी में इन्होंने इसका अनुवाद भी करा। तो बहुत बहुत काम करे इन्होंने, इसी बारे में तो पढ़ रहा। समझ में आया बात है? आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर में, पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर में फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? मैंने तो बताया कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। पढ़ लो बेटे, पढ़ लो शांति से बैठ कर। समझ, 2-3 दिन बाद मजा ही मारता फिर ये। अभी सीरियस होने का जिंदगी में कभी सीरियस नहीं होने का। पहले को बैठा कैसी तैसी हो जाएगी। मजा ले रहा है बैठ कर, उन्हें ध्यान से सुन लो। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार पता क्या है? हिमालय पर 6000 से लेकर 8000 की फुट तक ऊंचाई तक पाया जाने वाला एक प्रकार का बहुत बड़ा पेड़। समझ में आया बात? यार उनकी लकड़ी, जो लकड़ी हो ना देवदार की, बहुत सुंदर हो, हल्की और सुगंधित हो। सुंदर होगी, सुगंधित होगी। ऐसे ही थे व्यक्ति, ये भी बिल्कुल बहुत सुंदर थे। जो फादर कामिल बुल्के सुंदर थे, सुगंधित थे, और इनके पास जो बैठ जाता था ना, इनका ही हो जाता था। ऐसा व्यवहार था इनका। तुलना करी गई कि जैसे देवदार का पेड़ हो ना, जो 6000 से लेकर 8000 की फुट की ऊंचाई पर पाया जाता देवदार का पेड़, ऐसे ही इनका व्यवहार था फादर कामिल बुल्के का। इतने अच्छे व्यक्ति थे, सोच लो। आगे चलो। वह अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध और इनमें घुन नहीं लगता। मैंने कहा जो पेड़ हो ना, देवदार का पेड़ हो, अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध, दूसरा इस पर कभी घुन नहीं लगता। ऐसा ही व्यवहार था इसका भी। किसका? फादर कामिल बुल्के का। फादर में भी देवदार के समान सभी गुण थे, खुद ही लिखा है इसने। उनका व्यवहार सुगंध देने वाला अच्छा था। विचारों में फादर सुदृढ़ थे, मजबूत थे। फादर सन्यासी थे, वे पवित्रता का प्रतीक थे। इन सब कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। फादर की उपस्थिति में चले गए ना तुम, ऐसा लगे देवदार की छांव में बैठे हो। जो देवदार पेड़ जो 6000 से लेकर 8000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाओ, जिसकी लकड़ी बहुत सुगंधित हो, जिसमें बहुत खुशबू हो, ऐसे ही व्यवहार था इनका फादर का। ये बात तो बताओ, बात समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर तुम्हें पूछा जा कि जो फादर कामिल बुल्के उनके बारे में बता दोगे, पक्का बता दोगे? वीडियो जरूर देख लेना एक बार जाकर, नहीं तबाही आ जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। समझ बात? 2-3 बार देखो जाकर, उससे क्या होगा? दिमाग बस जाएगा। दोबारा फिर टीचर समझा रहा, तीसरा फिर टीचर समझा रहा। समझ में ये बात? या गाइड सामने रखकर बैठो कि क्वेश्चन समझाया भाई जी ने, इसे करो आगे बैठो। अगला क्वेश्चन। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। ये बताओ, जो फादर कामिल बुल्के रहने वाले तो विदेश के थे, लेकिन भारत को तो भारत में तो उनका योगदान है। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानना उन्होंने, मानना नहीं मानना हिंदी को, तो उन्होंने उनका खुद का ही कहना था। भारतीय किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? भले विदेशी था, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग था? ये तो अंग्रेज था। क्या अब अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने खातिर नहीं आया हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता। तो इसमें बताया गया कि मैं भारतीय संस्कृति का ही अंग थे, क्योंकि 47 जो इंसान 73 साल मतलब 47 साल भारत में रह रहा है, तो उसे नहीं कह सकते हैं कि कुछ लेने आया हुआ यहाँ से, कुछ देने ही आया था। समझ में आया बात? आ जाओ। फादर की कर्म भूमि भारत ही रही। कर्म भूमि यानी जन्मभूमि नहीं आया, कर्म भूमि, काम इन्होंने ही करा। 47 वर्षों तक भारत में रहे। फादर हिंदी से बहुत प्यार करते थे। समझ में आया? उनकी रग रग में बसी थी हिंदी, भारत उनके रग रग में बसा था, और हिंदी भी रग रग में। वे स्वयं को भारतीय कहते थे। साफ कहता रहूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। हिंदी उन्होंने महती सेवा की, हिंदी की बहुत सेवा करी उन्होंने। हर बात हिंदी में बोलते थे, सारा भाषण हिंदी में टोटल। जबकि हिंदी वालों ने हिंदी की उपेक्षा करके सबसे अधिक हानि पहुंचाई है उनका। हिंदी वाले तुम हिंदी को हिंदी का दर्जा देना चाहते हो, तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, और वो एक अंग्रेज भारत आके भारत के अंदर हिंदी सीखना चाह रहा है। समझ में आई बात है? हिंदी वालों ने खुद उसकी उपेक्षा करी, तिरस्कार करा, उसका बहिष्कार करा, हिंदी का उपेक्षा करी उसकी। उनको हमें चाहिए हिंदी, हमें इंग्लिश सिखाओ, 3 नीड्स इंग्लिश। वो भारत आके यहाँ इंग्लिश छोड़ के हिंदी सीख रहा है। अपना काम कर चल। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाए जाने को लेकर बहुत चिंतित थे। बहुत चिंता कर रहा था बेचारा। ये सभी कारण ऐसे थे जिनके आधार पर कहा जा सकता है फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इन्हें सबको देख के लग रहा है भारतीय संस्कृति का अंग रहा होगा। भारत की संस्कृति बहुत प्यार करता था, भारत तो बहुत लगाव था उसका। वैसे ने बोल दो। 5वां प्रश्न पढ़ो, 5वां प्रश्न सीधा 5वां। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? मस्त मस्त मस्त। लेखक ने कहा नहीं, लेखक का नाम बताओ, लेखक का नाम। लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या कहा लेखक ने? किसे कहा? फादर काबिल बुल्के को। क्या कहा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्यों कहा? अब देखो उनका व्यवहार ऐसा था। क्यों ना कहते हैं बताओ मुझे। आगे चलो पढ़ो। फादर ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव सेवा करी। मानव की सेवा करी उसने, लोभ लालच नहीं आता। अपने पूरे जीवन में मानव की सेवा करने वाला मानवीय करुणा होगी इसके अंदर, दिव्य चमक तो कहेगी इसे।
प्रत्येक से घर परिवार के बारे में, उनकी व्यक्तिगत दुख तकलीफ के बारे में पूछना फादर का स्वभाव था। ये बताओ, जहां भी जाते थे ना, सब तो उनके घर के बारे में पूछते थे, परिवार के बारे में पूछते थे, घर में सब सही है क्या, ये सब ये बता रहा कि इन्होंने पूरे जीवन भर ना, जो फादर कामिल बोल के थे, मानव की सेवा करी, पूरे जीवन भर मानव की सेवा करता रहा। फादर कामिल बोल के पूरे जीवन मानव की सेवा करता रहा। आगे चलो, बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना व्यक्ति को ऐसा रोशनी भर देता था जैसे गहरी तपस्या से जन्मती। इसी लेखक में ठीक है, मानो तुम बहुत दुखी हो, बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति तुम्हारे पास आके बैठता, तो उसको सुनकर ना तुम्हें बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसे ही थे फादर कामिल बोल के। ये सब बताते हैं कि मानो एक प्रकार तो ये समझ जाओ कि अंधेरे में ना रोशनी जग जाने के बराबर था। उनसे बात करना अंधेरे में रोशनी जग जाने के बराबर था, ऐसे लिख सको तुम, जैसे मैं बता रहा हूँ बोलकर। उनसे बात करना, उनसे किनसे, फादर कामिल बोल के बात करना अंधेरे में रोशनी भर जाने के बराबर था। ये बात ये कहना चाह रहा है लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये बताना चाह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा भी था, विदेशी था लेकिन भारत की धरती पर आया था और हिंदी को बढ़ावा दिया, ऐसा व्यक्ति था। सब कुछ भी फादर बोल गया, क्वेश्चन दिख गया ना, कहानी मैंने इतनी बता दे दूंगा, दिमाग में तो हटने की नहीं। अगर दूसरी बार वीडियो देख लिया जाएगा और 3 बार देख लिया ना भाई साहब, पेन कभी नहीं रुकने का। ऐसा तरीका बताऊंगा, पूरे 100 के 100 नंबर मारोगे हिंदी में, प्रभावित हो जाएगा तुम। लेखक के नाम याद कर रखिए हैं, रिवीजन इसे कहते हैं। गाइड है तो गाइड में तो फटाफट बार बार, अब जहां तक पढ़ोगे वहां तक समझ में आ जाएगा। पूरी जिंदगी नटने का दिमाग में था। कोई फादर बुल के का नाम लेगा, उनका हाँ मुझे बता रहा प्रकाश के बारे में, मतलब ही नहीं बैठता, ना पता हो, कुछ नहीं पता हो तो पता लगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा, ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, ये तो पता लग रहा है हिंदी तो बहुत ज्यादा लगा होता, भारत का नहीं रहने वाला था, ऐसा समझ में, भारत में आकर बस गया था। समझ यही बात है, भारत में रहकर पढ़ाई करी, ये तो लिख दोगे, यही तो लिखना। 47 साल तो भारत में रहा हो, भारतीय संस्कृति का अभिनंग बन चुका। समझ में आए बात है। लेखक से मानव करुणा की दिव्य चमक खा, तो कुछ भी तो नहीं है, याद करना ही क्या सब, यही सब लाइन लिखनी वहां बैठ कर, यही सब लाइन तो टेकनी वहां बैठ कर। आगे चलो, सबसे लास्ट में एक परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, फादर बुल्के के जीवन प्रसंग के बारे में आपको क्या प्रेरणा मिलती है, संक्षेप में बताइए। फादर के जीवन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी जो लाइन आने वाली है ना, तुम हर क्वेश्चन में डाल सको, इसकी जो लाइन आने वाली हर क्वेश्चन में डाल सको, ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम पूछना चाह रहा हो कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस लेसन से क्या सीख मिली, तुम जो सीख मिली, शिक्षा मिली, वो बड़े काम की, वो सीखने क्या मिला। देखो, फादर कामिल बुल्के जीवन प्रसंग से हमें यहाँ प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा, इंस्पायर हुए तुम, इसका क्या प्रेरणा मिली, तुम क्या शिक्षा मिली, तुम क्या सीख मिली, तुम इसे बोलते प्रेरणा। आ जाओ, कि व्यक्ति को हृदय से करुणा, हृदय में उसके दया होनी चाहिए, करुणा का मतलब दया हो, ठीक। आचरण से कर्मनिष्ठ और स्वभाव से मधुर होना चाहिए। आचरण से कर्मनिष्ठ नहीं है कि बस किस्मत पर विश्वास करता हूं, मेरे तो इतने नंबर आ जाएंगे, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये कर्मनिष्ठ नहीं है। वो भाग्यवादी हो चुका, मेहनत करनी भूल गया। 50 रुपए प्रसाद बोले, 50 रुपए प्रसाद बोलो, 50 रुपए किताब लाकर पढ़ लेता, ऐसे वजह क्यों भाई। तो कर्मनिष्ठ होना चाहिए व्यक्ति, यूं नहीं भाग्य बनी तो फिर वो मेहनती नहीं होता। फिर वो समझ में आया, ये बात बताई जा रही कि आचरण से कर्मनिष्ठ और स्वभाव से मधुर होना चाहिए। स्वभाव उसका मीठा होना चाहिए, बातचीत करते हैं ना तो उसकी आवाज में मिठास चलनी चाहिए। वो व्यक्ति दूसरों को ज्यादा प्रभावित करता, ना कि जो अकड़न टाइप का बोलता। समझ में आया बात है। निश्चल, मिलनसार और संस्कारवान और गंभीर होना चाहिए व्यक्ति। कैसा होना चाहिए, इस कहानी से शक्ति मिली। निश्चल होना चाहिए, किसी छल करने वाले होना चाहिए। दूसरा क्या है, व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। समझ में आया बात। यूं नहीं है कि दूसरों को उपवास उड़ा रहे, बैठकर मजाक बना रहे, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। इस बातें बता रखी इसमें कि एक इंसान का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस समय ऐसी शिक्षा मिल रही मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है कि एक मनुष्य का व्यवहार कैसा, किस टाइप का होना चाहिए, वो सब इसमें बताया गया। इस लेसन को पढ़ के शिक्षा मिल रही है। समझ में आया बात। आगे चलो, जिस व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान होते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया, क्या क्या देखो, क्या गुण। पहले नंबर पर आचरण से कर्मनिष्ठ हो, हृदय में करुणा भरी हुई हो, स्वभाव से बहुत मीठा हो, निश्चल करता हो, मिलनसार हो, यानी सबसे मिलने वाला हो, आया समझो। दूसरा, संस्कारवान हो, गंभीर होना चाहिए। जिस व्यक्ति में सारे गुण विद्यमान होते हैं वह नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद अपने यशवंत शरीर से अमर हो जाता है। जिस व्यक्ति में सब चीज मिलेगी ना, वो मरने के बाद भी अमर है। ऐसा समझ में, जिस व्यक्ति में सब चीजें मिलेगी, दूसरा किसी का बुरा ना चाहता होगा, दूसरा किसी के बारे में बुरा ना सोचता होगा, किसी से निश्चय ना करता होगा, कभी झूठ ना बोलता, वो व्यक्ति मरने के बाद भी अमर है। ये बात कही जा रही, इस कहानी से यही शिक्षा मिल रही। आज मैं इसके बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, तुम अच्छे काम कर रखे, अच्छा व्यक्ति तभी तो पढ़ा रहा हूँ। अमर 47 इतने साल पहले मर चुका, अभी आज भी पढ़ा रहा हूँ। 1982 मरा था, 1982 मरा था। और तुम तो पता नहीं पैदा, तुम 2000 के बाद ही पैदाइश, सारे के सारे बैठे हुए हैं, सन 2000 के बाद ही पैदाइश। और देख लो, ये 1982 मरा था और आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये व्यक्ति अमर हो चुका, क्योंकि काम अच्छा करा ना। ऐसे तुम करो,
और थोड़े तुम सारा उसका उल्टा करो। तुम निश्चल, तुम छली करोगे, तुम मिलन सागर नहीं, तुम किसे मिलना पसंद नहीं करते, ऐसे बदल संस्कारवान, तुम असंस्कारवान हो। ये सारे उल्टे गुण है सारे उनके परलोक गमन पर सारा संसार आंसू बहाता है। ये परलोक सिधार गए ना, इस पर सारा संसार आंसू बहाता, सबको दुख कि वे कैसे चले गए, इतनी बुरी बीमारी से क्यों मरे हैं जब इतने अच्छे व्यक्ति थे। फादर बुल के विदेशी नागरिक थे, सबको पता है। जब वे भारत आए थे तो उन्हें कोई नहीं जानता था, और भारत में उनकी कर्म भूमि ही नहीं वरन जन्मभूमि मानकर सेवा की। अब देखो, भारत तो उनकी कर्म भूमि थी, जन्मभूमि थोड़ा थी, लेकिन उन्होंने जन्मभूमि मानकर सेवा करी भारत की। भले विदेशी से विदेश का रहने वाला था, लेकिन अगर भारत की सेवा करेंगे तो याद रखा जाएगा। और देखो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में, अमर हो चुका व्यक्ति। समझ में आया बात? है समझे? अच्छा काम करोगे तो जाने जाओगे, बुरा काम करोगे तो कोई नहीं जानने का, सीख मिलेगी कहानी। तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति को जाना, समझा और उनके विकास में योगदान दिया। यहाँ की सभ्यता समझी, संस्कृति समझी, जाना, पहचाना और योगदान दिया। कहा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, बनानी होगी आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा, आप नकार नहीं सकते, बहुत योगदान दिया। हिंदी तो बड़ा प्रेम करते थे, बिल्कुल समझ आई बात? आगे चलो। भारतीय इतिहास में ऐसा मील का पत्थर बनकर प्रतिष्ठित हो गए जो भारतीय संस्कृति का उपासक, पूजा करने वाला, भारतीय संस्कृति पूजा कर रहा है यार व्यक्ति, मानवता का सेवक उधर से गुजरा, उनके दिशा निर्देश का संकेत पाकर निहाल हो गया और शोध प्रबंधन नाम कथा बहुत सारे नाटक लिखे इन्होंने, अंग्रेजी को बाइबिल का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर दिया। इस सारे काम करे इन्होंने। इससे पता चलता है, इस समय ही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए उसकी, ये सब बातें इसमें सीखने को भी शिक्षा मिलती है। और सारा उतारना तुम पन्नों बजा के। बात समझ में आई? इतना सा यहाँ तक का डाटा नोट कर ले वाला, छोटा सा दिमाग काम करा।